तो हम जिक्र कर रहे थे लोकतंत्र के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांतों का। तो लोकतंत्र के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांतों के तहत हमने मुख्यतः दो तरीके से कैटेगराइज किया था। हमने दो तरीके से कैटेगराइज करने में हमने पहला जो किया था वो शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का हमने जिक्र किया था। यानी लोकतंत्र के संदर्भ में जो प्रचलित सिद्धांत है उसको हमने मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग है वो है शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत, और दूसरा जो हमने भाग बनाया है इसका वो है समकालीन सिद्धांत। तो इस तरीके से दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करने के बाद हमने शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का हमने कल जिक्र किया था, जिसके तहत हमने बोला था कि यह राजनीतिक समानता व आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित सिद्धांत है। यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक ऐसा स्वरूप स्थापित करने की चेष्टा करता है जो व्यक्तियों को पूरी तरीके से राजनीतिक और प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करे, और साथ ही साथ ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के आधारों की पुष्टि भी करता है। तो कहीं ना कहीं हमने शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत के तहत ये चीज समझी थी। उदार का मतलब स्वतंत्रता होता है, क्योंकि लिबरलिज्म में आप पढ़ते हो कि उदारवाद, जैसे जॉन लॉक का आप जिक्र करते हैं कि प्रथम जो उदारवादी थे, या जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की वो बात करते हैं, और जॉन लॉक व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी विवेकशीलता को प्राथमिकता देते हैं कि उसके विवेक, क्योंकि व्यक्ति इतना विवेकशील होता है कि उसके विवेक के हिसाब से वो सही और गलत की पहचान कर सकता है। तो इस आधार पर वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं जॉन लॉक, और किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप ना होने की बात करते हैं। तो यहाँ पे उदारवाद कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात करता है। इसका मतलब लोकतंत्र की ऐसी शासन प्रणाली का वो जिक्र करना चाहता है जिसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का पुट ज्यादा हो, राजनीतिक, आर्थिक और सभी प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहीं ना कहीं शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत वाले विचारक करते हैं। इसके तहत हमने जिक्र किया था कि जो विचारक इसका समर्थन करते हैं, जॉन लॉक का हमने जिक्र किया था। उसके बाद हमने जिक्र किया था एडम स्मिथ का, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और जे एस मिल का। तो ये तो हमारा कल पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के संदर्भ में जो प्रचलित सिद्धांतों में जो समकालीन सिद्धांत जो वर्तमान के समय में जो आए हैं, यानी समकालीन समय में जो लोकतंत्र के संदर्भ में जो सिद्धांत आए हैं वो क्या क्या है। तो समकालीन का हमने जैसे जिक्र किया कि समकालीन का अर्थ होता है एक जैसे ही समय अवधि को हम समकालीन बोलते हैं, और समकालीन जो टाइम पीरियड है उसको लेकर के विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समय है वहां से हम समकालीन समय अवधि को मानते हैं, और कुछ विद्वान बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं 1990 का जो दशक है जहां पे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, बेलारूस, यूक्रेन, इस तरीके से वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 9 नवंबर 1979 को 3 भागों में विभाजित हो जाता है रूस। तो वहां पे रूस का विघटन औपचारिक तरीके से 9 नवंबर 1979 को होता है। उसके बाद रूस पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जहां कोल्ड वॉर के समय दो महाशक्तियों का उदय था, वहां पे एक ही महाशक्ति रह जाती है अमेरिका के रूप में। और इस तरीके से कुछ विचारक बोलते हैं कि 1990 के दशक से जब सोवियत संघ का पतन होता है तो उसके बाद से हम समकालीन जो समय है उसको मानते हैं। तो विचारक कोई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से समकालीन समय अवधि को मानते हैं, कुछ 1990 के दशक जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब से मानते हैं। तो यहाँ पे हम समकालीन जो राजनीति के संदर्भ में सिद्धांत हैं उसके तहत हम मुख्यतः जिक्र करेंगे नंबर 1 पे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का, नंबर 2 पे बहुलवादी सिद्धांत का, और नंबर 3 पे सहभागिता मूलक लोकतंत्र का, चौथे पे हम जिक्र करेंगे विचारात्मक लोकतंत्र, और 5वें पे जनवादी लोकतंत्र। तो समझते हैं कि भाई ये समकालीन जो सिद्धांत हैं जिनको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र के संदर्भ में जो विचारक हैं वो किस किस प्रकार से लोकतंत्र को समझ रहे हैं, यानी लोकतंत्र का जो नेचर है या लोकतंत्र का जो एक अस्तित्व है उस अस्तित्व को कौन कौन से विचारक किस किस एंगल से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम विचारकों के द्वारा लोकतंत्र को समझे जाने के संदर्भ में ये हम एंगल पढ़ रहे हैं, जिसको हम समकालीन सिद्धांतों की श्रेणी में रख रहे हैं। तो कुछ विचारक जो एक विशेष प्रकार की बात करते हैं उनको हम विशिष्ट वर्ग की श्रेणी में रख रहे हैं कि भाई विशिष्ट वर्गीय विचारक इस प्रकार की बात कर रहे हैं या वो लोकतंत्र को इस तरीके से समझते हैं। उसके बाद कुछ जो बहुलवादी विचारक हैं जो एक ही टाइप की बात करते हैं बहुलवाद के तहत हमने उनको रखा है, और वो किस तरीके की बात करते हैं बहुलवाद में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वहीं सहभागिता मूलक लोकतांत्रिक जो विचारक हैं वो लोकतंत्र को किस तरीके से देखते हैं, उनका लोकतंत्र के प्रति क्या रवैया है, वो क्या मानते हैं कि लोकतंत्र किस तरीके से होना चाहिए, तो इसके तहत हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत पे आप आ जाइए।
विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को अगर आपने बेसिक तरीके से समझना है की नोट्स में, तो आपने सिंपल से ये याद रखना है कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो शासन सत्ता है वो कुछ लोगों के हाथ में रखने की बात करते हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र बशर्ते एक बहुत बड़ी जन साझेदारी की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ही लोग हैं जो सत्ता को चलाते हैं। तो इस प्रकार का कंसेप्ट आप इसको याद में रखना है। वहीं अगर बहुलवाद की अगर आप बात करें तो आपसे अगर पूछता है कि बहुलवाद क्या है, आपने बोलना कि बहुलवादी लोकतांत्रिक जो सिद्धांत के विचारक हैं वो बोलते हैं कि उदार समाज में अनेक संघ होते हैं और ये संघ आपस में क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। अब सौदेबाजी किस सेंस में कर रहे हैं? सौदेबाजी इस सेंस में कर रहे हैं कि जो नीति निर्माण के लिए जो नीति निर्माण किया जा रहा है या जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो नीतियां किसके संदर्भ में बनाई जाए, क्योंकि जो नीति निर्माण करने वाली जो बॉडी है वो किसके संदर्भ में नीतियों का निर्धारण करें या किसके लिए करें। तो यहां पर ये क्या करते हैं, सभी वर्ग सौदेबाजी करते हैं और अपने लिए या अपने फेवर में नीतियों को बनाने के लिए उनको क्या करते हैं, नीति निर्माण करने वाली संस्था को प्रेरित करते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुलवादी सिद्धांत का मतलब क्या है कि लोकतंत्र में बहुत सारे गुट बने हुए हैं और वो गुट क्या करते हैं, उन गुटों के अपने अलग अलग हित हैं, हित भी यहां पे अलग अलग हैं। तो उन सभी गुटों के अलग अलग हितों के साथ साथ वो गुट क्या करते हैं, जब नीति निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो साथ मिलते हैं और सौदेबाजी करते हैं, अपने हितों के बीच क्या करते हैं, समन्वय करते हैं और समन्वय करने के बाद क्या करते हैं, जो नीति निर्धारक है जो बॉडी है वो बॉडी क्या करती है, कहीं ना कहीं उनके हिसाब से ही निर्णय देती है। तो इस प्रकार की बात बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतवादी विचारक बोल रहे हैं। उसके बाद हम सहभागिता मूलक लोकतंत्र की बात करें तो सहभागिता मूलक लोकतंत्र के तहत इसके तहत जो विचारक हैं उनका मानना है कि निर्णय निर्माण में जो सभी लोग हैं उनकी सहभागिता होनी आवश्यक है। यानी डिसीजन मेकिंग जहां पे भी ली जा रही है, डिसीजन मेकिंग किस सेंस में, जो कानून बनाने वाली जो संस्था है कुल मिलाकर के वहां पे उस संस्था को ही निर्णय निर्माण करने वाली बॉडी बोलते हैं। तो निर्णय निर्माण करने की जो बॉडी है वहां पर निर्णय निर्माण करने के संदर्भ में सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। तो ये जनता की पूरी सहभागिता को शिफ्ट करने की बात करते हैं निर्णय निर्माण करने वाली संस्था के रूप में। ये बोलते हैं कि कुछ ही लोग निर्णय ना लें बल्कि पूरी जनता निर्णय ले या सभी लोगों की सहभागिता के आधार पर ही डिसीजन मेकिंग की जाए। तो इस तरीके की बात की जा रही है। डिसीजन मेकिंग के तहत सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने की संस्था नहीं आती है, बल्कि कहीं पे अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं, संगठन में कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो संगठनात्मक निर्णय भी निर्णय निर्माण के दायरे में आएंगे। किसी संगठन में अगर कोई निर्णय ले रहा है, डिसीजन मेकिंग ले रहा है कि चलो भाई हमने यहाँ पे मूवमेंट करना है, तो इस तरीके के भी डिसीजन निर्णय निर्माण की श्रेणी में आएंगे। और सहभागिता मूलक लोकतांत्रिक सिद्धांत के जो विचारक है वो बोलते हैं कि भाई इस तरीके के निर्णय सभी की सहमति पे होने चाहिए, कुछ लोगों की सहमति पे बिल्कुल भी तरीके से नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं विचारात्मक लोकतंत्र वाले विचारकों की। तो विचारात्मक लोकतंत्र के जो विचारक हैं या विचारात्मक लोकतंत्रात्मक सिद्धांत के जो विचारक हैं वो कहीं ना कहीं लोकप्रिय संप्रभुता और उदार लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसके बीच समन्वय करने की बात करते हैं। अब उदार लोकतंत्र व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता जैसे मैंने कल भी बताया कि लोकप्रिय संप्रभुता कहीं ना कहीं उसमें डिक्टेटरशिप की भावना आ जाती है, क्योंकि हम करिश्माई नेतृत्व की बात करते हैं। जब हम उसकी बात करते हैं, नौकरशाही सिद्धांत की बात करते हैं मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर नौकरशाही सिद्धांत में अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करता है। वो बोलता है कि जो नौकरशाह हैं उनके अलग अलग वो भाग करता है। कोई बोलता है कि भाई वो परंपरागत तरीके से आते हैं, कोई संवैधानिक तरीके से आते हैं, और उसमें करिश्माई तरीके से भी वो जिक्र करता है। तो वो करिश्माई व्यक्तित्व के तहत बोलता है कि भाई ऐसे नौकरशाह अपने व्यक्तित्व, उनके जो विशेष गुण हैं, एलीट वाले जो उनके विशेष और लोगों से विशेष गुण हैं, उनके आधार पर वो प्रभावित करता है और प्रभावित करने के साथ साथ वो अपनी आज्ञा दूसरे से मनवाता है। तो यहां पे भी लोकप्रिय संप्रभुता का कंसेप्ट ही वही है। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात करता है कि भाई जब हम में लोकप्रियता की भावना आती है तो हम डिक्टेटर की तरफ कन्वर्ट होते हैं, हम पूर्व सत्तावाद की तरफ कन्वर्ट होते हैं। अब पूर्व सत्तावाद और तानाशाह में क्या अंतर है? सर्व सत्तावाद या पूर्व सत्तावाद। तो सर्व सत्तावाद की ये नॉर्मली ये बोलते हैं कि ये सर्व सत्तावाद या तानाशाह की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अब सर्व सत्तावाद और तानाशाह में क्या अंतर है तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सर्व सत्तावाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें तानाशाह तो है लेकिन वो किसी विचारधारा को फॉलो कर रहा है। कोई परंपरागत जो विचार हैं, जैसे हम हिंदू हैं तो हम अपने हिंदू जो हमारे वेद ग्रंथ हैं, जो हमारे धर्म हैं या मनुस्मृति है, उनको हम क्या कर रहे हैं, फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी
हम लोकतंत्र को या हम किसी भी शासन प्रणाली को कुछ मूल्यों के आधार पे स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं, कुछ विचारधारा के आधार पे स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जब हम कोई मूल्य या विचारधारा के आधार पे मूल्यों को स्थापित करने की चेष्टा करते हैं तो वो सर्वसत्तावाद की श्रेणी में आता है। वहीं तानाशाह की अगर हम बात करें तो तानाशाह ही जो प्रवृत्ति है उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत निर्णय ही सर्वोपरि होते हैं, व्यक्तिगत आकांक्षाएं होती हैं, जो लीडर होता है और उसके व्यक्तिगत हित ही होते हैं। वो अपने विवेक के अनुसार अपनी इच्छा से शासन करने की बात करता है। तानाशाह में कहीं ना कहीं उससे सिर्फ उसके अपने ही हित होते हैं, दूसरे के हित कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूर होते हैं। सर्वसत्तावाद में अपने हित नहीं होते हैं बल्कि अपने कुछ आदर्श होते हैं, उन परंपरागत आदर्शों को स्थापित करने की चेष्टा सर्वसत्तावादी करते हैं। तो सर्वसत्तावाद और कहीं ना कहीं तानाशाह एक जैसी शासन प्रणालियों के तहत आते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है जो मैंने आपको बता दिया। तो यहां पे हमने इस तरीके की बात करी। अब हमने बात करी जनवादी लोकतंत्र। तो जनवादी लोकतंत्र में ये सभी वर्गों द्वारा मिली जुली सरकार के निर्माण की बात करते हैं। जनवादी लोकतंत्र के जो विचारक हैं ये बोलते हैं कि लोकतंत्र में एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, लोकतंत्र जिसमें सभी वर्ग अपनी मिलीजुली सरकार का निर्माण करें। सभी वर्गों में जैसे पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग या तमाम प्रकार के व्यावसायिक या व्यापारिक वर्ग भी मिलकर के सत्ता का संचालन करें। तो सभी वर्गों के सत्ता के संचालन करने के संदर्भ में कहीं ना कहीं जनवादी लोकतंत्र तंत्रात्मक विचारक बात करते हैं, या उसके संदर्भ में इस तरीके का कंसेप्ट आता है। अब हम विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है उसके तहत समझ लेते हैं कि भाई कौन कौन से विचारक हैं, और विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत वादी विचारक हैं वो विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में किस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं विशिष्ट वर्गीय में। तो विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है 20वीं सदी के आरंभिक दौर में इटली के दो प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक हैं, समाज वैज्ञानिक यानी समाजवादी विचारक हैं, तो जिनका नाम है विल्फ्रेड प्रेटो। तो विल्फ्रेड प्रेटो 1848 से 1923 और दूसरे जो विचारक है गिटानो मोस्का 1858 से 1941। तो 20वीं सदी में जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के जो आरंभिक संकेत हैं ये इन दोनों विचारकों के विचारों में हमें सर्वप्रथम देखने को मिलते हैं। यानी विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की अगर नींव को डालने की अगर हम श्रेय दें तो विल्फ्रेड प्रेटो और गिटानो मोस्का वो पहले विचारक हैं जो कहीं ना कहीं इसकी नींव को क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और इसकी शुरुआत ये 20वीं सदी के आरंभ में करते हैं। ये दोनों विचारक इटालियन हैं और इटालियन के समाज वैज्ञानिक विचारक हैं। तो इस प्रकार से ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की बात करते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, इनके अनुसार किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय केवल गिने चुने लोग ही करते हैं, चाहे वो उस संगठन का बाहरी स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो। अब यहाँ पे जो विल्फ्रेड प्रेटो और गिटानो मोस्का जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई समाज में कोई भी संगठन हो या कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, सभी प्रकार के संगठन या शासन प्रणालियों में जो निर्णय लेते हैं वो कौन लेते हैं, वो गिने चुने लोग ही लेते हैं। वो बोलता है कि कोई भी शासन प्रणाली चाहे बाहर से किसी भी प्रकार की क्यों ना दिख रही हो, कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से बात करने की चेष्टा करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि समाज में कोई भी संगठन या कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, निर्णय लेने की प्रक्रिया गिने चुने लोगों के हाथ में ही होती है। इसके साथ साथ विल्फ्रेड प्रेटो और गिटानो मोस्का कहते हैं कि किसी भी शासन प्रणाली का स्वरूप बाहर से चाहे कैसा भी दिखने वाला क्यों ना हो, लेकिन निर्णय तो कौन लेता है, गिने चुने लोग ही लेते हैं। बात भी सही कह रहा है। अगर हम वर्तमान में लोकतंत्र की ही बात करें इसी के कूट को लेकर के, तो लोकतंत्र क्या है, इसमें सभी की सहभागिता है, लेकिन विल्फ्रेड प्रेटो और गिटानो मोस्का के अकॉर्डिंग निर्णय कौन लेता है, गिने चुने लोग लेते हैं। और वर्तमान में निर्णय लेने की प्रक्रिया के दायरे में कौन कौन से लोग आते हैं, संसद में जितने भी मेंबर हैं 776 मेंबर है ना, दोनों सदनों के, तो वो दोनों लोकसभा राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं जो कानून बनाने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, निर्णय लेने में उन्हीं का योगदान है। तो शासन की सत्ता किसके हाथ में है, गिने चुने लोगों के हाथ में। तो इस तरीके से ये विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत इस तरीके की बात करते हुए पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट मिचेल्स की। ये जर्मन समाज वैज्ञानिक हैं। रॉबर्ट मिचेल्स किस तरीके की बात करते हैं, रॉबर्ट मिचेल्स ये जर्मन समाज वैज्ञानिक हैं और ये गुटतंत्र के लोह नियम का क्या करते हैं, सिद्धांत देते हैं। ये गुटतंत्र के लोह नियम के तहत बोलते हैं कि आम जनता क्या होती है, बहुत ज्यादा दब्बू, आलसी और इस प्रकार की होती है, जो अपने शासन की बागडोर खुद नहीं संभाल सकती।
वो चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो। वो बोलता है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था में जो जनता होती है वो आलसी होती है, बहुत ज्यादा अल्प बुद्धि की होती है, और लोग अपने उत्तरदायित्व के लिए सजग नहीं रहते। इस प्रकार की बात गिटानो मोस्का कहता है गुटतंत्र के लोह नियम के तहत। तो ये बोलता है कि इन लोगों को, कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जो इनके हितों की पूर्ति कर सके। तो ये बोलता है कि गुटतंत्र के लोह नियम के तहत रॉबर्ट मिचेल्स कहता है कि गुटतंत्र के लोह नियम का मतलब यह है कि जब ये लोग अपने शासन को संचालित करने में सक्षम नहीं होते हैं तो इनके शासन के संचालन करने का उत्तरदायित्व तो किसके हाथ में आ जाता है? कुछ लोगों के पास ही आ जाता है। तो उन कुछ लोगों को रॉबर्ट मिचेल्स ने गुटतंत्र का लोह नियम बोला है। गुटतंत्र का लोह नियम का मतलब क्या है? ये बोलता है कि भाई जनता अपना शासन नहीं कर सकती क्योंकि आलसी होती है और कहीं ना कहीं उतनी कैपेबल नहीं होती है, अपने जो उत्तरदायित्व है उनको निभाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं होती है। इस तरीके से के कुछ लोगों का स्तर ऐसा होता है समाज में। ये बोलता है कुछ लोग तेज तरार होते हैं और कहीं ना कहीं उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो ये बोलते हैं कि भाई गुटतंत्र के लोह नियम के तहत बोलते हैं कि ये जो लोग हैं ये अपनी जो आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति किसके माध्यम से करवाना चाहते हैं? इनके माध्यम से। जो कुछ विशेष प्रकार के लोग हैं जिनमें विशेष प्रकार के गुण हैं या जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है। तो कुल मिलाकर के ये बोलता है कि कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, लेकिन शासन सत्ता का संचालन कौन करता है? कुछ ही लोग करते हैं। और किसी भी शासन प्रणाली में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो इन लोगों के पूरे विशेष अधिकार शिफ्ट हो जाते हैं इन लोगों में, यानी कुछ लोगों में। तो उन कुछ लोगों को ही उसने गुटतंत्र का लोह नियम बोला है। गुटतंत्र का लोह नियम का मतलब क्या है? इनके हित, इनके अधिकार भी इन लोगों पे ही आ जाते हैं। इनका एक जो वजूद है वो एक लोह के समान हो जाता है। तो गुटतंत्र यानी गुट है, छोटे छोटे गुट हैं और उनका लोह नियम की वो बात करता है। इस तरीके से वो गुटतंत्र के लोह नियम की बात करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारा कार्ल मेनहाइम। तो कार्ल मेनहाइम वो एक अपनी पुस्तक लिखते हैं आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया इन इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। कार्ल मेनहाइम इसके तहत बोलते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब समाज नीति निर्माण का कार्य विशिष्ट वर्गों को सौंप देता है तो वह लोकतंत्र से शून्य नहीं हो जाता, बल्कि जनसाधारण निश्चित अंतराल के बाद वोट डालकर अपनी आकांक्षाएं प्रकट करता है और अपने मताधिकार के आधार पर वे नेताओं को बहुमत के निर्णय देने के लिए विवश करता है। ये बोलता है कि कार्ल मेनहाइमर क्या बोल रहा है? कार्ल मेनहाइमर अपनी जो कृति है उसमें कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो समाज है, समाज नीति निर्णय की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में देता है? विशिष्ट वर्ग के हाथ में सौंप देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल शून्य हो जा रहा है, उसकी सहभागिता शून्य हो रही है। वो बोलता है कि लोग ये विशिष्ट वर्ग के हाथ में सत्ता तो सौंपते हैं, लेकिन समाज बिल्कुल लोकतंत्र से शून्य नहीं होता, बल्कि निश्चित अंतराल के बाद वोट डालने के लिए आता है और जो विशिष्ट वर्ग है उस विशिष्ट वर्ग को अपने हित में निर्णय लेने के लिए विवश करता है। क्योंकि विशिष्ट वर्ग को डर होता है कि भाई अगर मैं इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करूंगा या इसके अकॉर्डिंग निर्णय नहीं लूंगा तो आने वाले समय में जब वोटिंग का समय होगा तो ये क्या करेगा, मेरे को वोट नहीं देगा। तो ये बोल रहा है कि कार्ल मेनहाइमर बोल रहा है कि लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली है, व्यवस्था है, उसमें जो समाज है, समाज मतलब नागरिकों की वो बात कर रहा है, उसको नागरिकों को समाज शब्दावली का नाम दे रहा है। वो बोलता है कि जो समाज है वो क्या नहीं होता, वो वोट डालने के बाद जब विशिष्ट वर्ग को नीति निर्णय की बागडोर संभाल देता है तो समाज शून्य नहीं हो जाता, जनसाधारण शून्य नहीं हो जाता कहके, बल्कि निश्चित अंतराल के बाद वो क्या करता है, वोट डालने के लिए दोबारा आता है। और जो विशिष्ट वर्ग है, क्योंकि शासन सत्ता तो विशिष्ट वर्ग के हाथ में है, वो बोलता है कि शासन सत्ता विशिष्ट वर्ग के हाथ में रहती है, लेकिन जब वोट डालने के लिए वो आता है तो उस विशिष्ट वर्ग को निर्णय अपने हित में देने के लिए वो क्या करता है, विवश करता है। तो इस तरीके से ये बैलेंस की प्रक्रिया कहके चलती है। और ये बैलेंस कौन करता है? जो जन सामान्य है वो कहीं ना कहीं विशिष्ट वर्ग को संतुलित करता रहता है। इस प्रकार की वो बात कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शुम्पीटर की। तो शुम्पीटर अपनी एक विख्यात कृति कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी जो 1942 में इनके द्वारा लिखी गई, शुम्पीटर के द्वारा, इसमें शुम्पीटर बोलते हैं कि राजनीतिक निर्णय नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं, परंतु जनसाधारण के वोट के लिए नेताओं में प्रतिस्पर्धा चलती है, जिससे जनसाधारण को अपनी नीतियां और कार्यक्रम चुनने का अवसर मिलता है। कहने का मतलब यह है कि शुम्पीटर क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी जो 1942 में लिखी गई इनके द्वारा, इसमें ये बोलते हैं कि राजनीतिक निर्णय बशर्ते ही नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन
जनसाधारण के वोट के लिए इन नेताओं के बीच क्या चलती है, प्रतिस्पर्धा चलती है। और इनकी प्रतिस्पर्धा से जो जनसाधारण हैं उनको अपना कार्यक्रम चुनने का अवसर मिल जाता है। कहने का मतलब ये भी बिल्कुल कार्ल मैनहाइमर वाली ही बात कर रहा है, लेकिन इसका बात करने का लाइजा थोड़ा अलग है। ये बोलता है कि राजनीतिक निर्णय नेताओं के द्वारा किए जाते हैं। अब नेताओं को विशिष्ट वर्ग की श्रेणी में रख रहा है, तो यहाँ पे विशिष्ट वर्ग की जगह वो नेताओं की बात कर रहा है कि भाई राजनीतिक निर्णय कौन लेता है, विशिष्ट वर्गीय लोग लेते हैं, यानी नेता लेते हैं। उन नेताओं को विशिष्ट वर्ग वो बोलता है। लेकिन इन नेताओं में प्रतिस्पर्धा चलती है, किसके लिए, वोट के लिए। वो बोलता है कि राजनीतिक निर्णय बशर्ते नेता लेते हैं, लेकिन या विशिष्ट वर्ग लेते हैं, तो इन विशिष्ट वर्गों में जब जनता के वोट के लिए प्रतिस्पर्धा चलती है तो जनता को अवसर मिल जाता है, अपनी नीतियों और कार्यक्रम चुनने का इनको अवसर मिल जाता है। मैं दोबारा से इसको बता देता हूं। कहने का मतलब ये है, ये क्या बोल रहा है, शुम्पेटर बोल रहा है, वो बोलता है कि राजनीतिक निर्णय की जो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेताओं के पास होती है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के तहत। तो वो बोलता है कि जब इन नेताओं के पास राजनीतिक निर्णय की भागीदारी होती है या निर्णय लेने की इनके पास क्या होती है, अधिकार दिए जाते हैं, तो इन नेताओं के बीच क्या होती है, जब जनता के वोट के लिए प्रतिस्पर्धा होती है तो जनता को वो अवसर मिल जाता है कि अपनी नीतियां और अपने कार्यक्रम चुनने का अवसर उस समय जनता को मिलता है। जब इनके बीच, इन विशिष्ट वर्गीय लोगों के बीच वोट के लिए प्रतिस्पर्धा चलती है तो जनता फिर क्या करती है, अपने इंटरेस्ट उनके सामने रखती है और अपने इंटरेस्ट रख करके अपने हिसाब से नीति निर्णय और कार्यक्रम चुनने का अवसर इनको मिल जाता है। तो इस तरीके से ये क्या बोल रहा है, ये कहीं ना कहीं शुम्पेटर बोल रहा है कि भाई जो राजनीतिक निर्णय है वो बहुत सारे नेताओं के हाथ में रहते हैं, यानी वो छोटे छोटे जो विशिष्ट वर्ग हैं उन क्योंकि विशिष्ट वर्ग तो एक होगा ही नहीं, विशिष्ट वर्ग भी अलग अलग काफी होंगे, है ना। तो इन विशिष्ट वर्गों के हाथ में है, लेकिन जब वोट बैंक या जब कहीं ना कहीं चुनाव का समय आता है तो इन विशिष्ट वर्गों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा क्यों होती है, सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए। और इनकी प्रतिस्पर्धा के समय जनता को अपने हित में नीति निर्णय और कार्यक्रम को कहीं ना कहीं चुनने का अवसर मिल जाता है, अपने फेवर में करने का अवसर मिल जाता है। तो इस तरीके से कार्ल शुम्पेटर इस तरीके की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्ट वर्ग के तहत रेमोंड ओरो का। तो रेमोंड ओरो एक पुस्तक लिखते हैं, सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास, 1950 में इनके द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि लोकतंत्र और अन्य शासन प्रणालियों की विशेष वर्ग में अंतर है। यहाँ पर शासक वर्ग असीम सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता है, ऐसा करने पर दूसरा विशेष वर्ग उनकी जगह संभालने के लिए तैयार होता है। कहने का मतलब ये है कि रेमोंड ओरो जिनके द्वारा अपनी पुस्तक लिखी गई सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास 1950 में इनके द्वारा लिखी गई, ये बोलते हैं कि लोकतंत्र और अन्य शासन प्रणालियां जो हैं इनके विशिष्ट वर्गों में भी अंतर है। अब ये देखो, विशिष्ट वर्गों में अंतर की बात कर रहा है ओरो, ये बोलता है कि विशिष्ट वर्गों में अंतर क्या है, ये बोलता है कि अंतर इस तरीके से है कि यहां पर जो लोकतंत्र में जो विशिष्ट वर्ग है वो अपनी ज्यादा मनमर्जी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत ज्यादा विशिष्ट वर्ग उसकी सत्ता को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और अगर ये जो लोकतंत्रात्मक विशिष्ट वर्ग है, ये लोकतंत्र में जो पाए जाने वाले विशिष्ट वर्ग हैं, ये अगर जनता के हिसाब से नहीं चलते हैं, ठीक है, अपनी मनमर्जी से शासन करते हैं, तो लोग क्या कर देंगे या जनता क्या कर देगी, दूसरे विशिष्ट वर्ग को उसकी जगह थमा देगी, क्योंकि दूसरा विशिष्ट वर्ग उसकी जगह लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इस तरीके से ये बोलता है कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग और अन्य शासन प्रणालियों के विशिष्ट वर्ग में अंतर है, क्योंकि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग में एक ऐसी प्रक्रिया है कि लगातार चेन चलती रहती है, एक प्रतिस्पर्धा रहती है। लोकतंत्रात्मक जो विशिष्ट वर्ग हैं उन सभी विशिष्ट वर्गवादियों में एक प्रतिस्पर्धा चलती है कि भाई अच्छा से अच्छा किया जाए, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं करते हैं तो दूसरा विशिष्ट वर्ग उनकी जगह लेने के लिए निरंतर तैयार रहता है, जिसको जनता अपना उसको हटा करके दूसरे विशिष्ट वर्ग को उसके स्थान पर विराजमान कर सकती है। तो इस तरीके की बात कहीं ना कहीं कौन कर रहा है, रेमोंड ओरो कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जोवानी सार्टोरी का। तो जोवानी सार्टोरी ने अपनी प्रसिद्ध कृति डेमोक्रेसी थ्योरी 1958 में इनके द्वारा प्रकाशित की। इसके अंतर्गत इन्होंने बोला कि विशिष्ट वर्ग लोकतंत्र में सही नेतृत्व के लिए जरूरी है। ये बोलता है कि जो विशिष्ट वर्ग है वो लोकतंत्र में सही निर्णय के लिए या सही नेतृत्व के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बोलता है कि अगर सही विशिष्ट वर्ग लोकतंत्र में नहीं होगा तो लोकतंत्र विरोधी विशिष्ट वर्ग जनता को गुमराह करके क्या कर लेंगे, उनको गुमराह कर लेंगे। जोवानी सार्टोरी अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक थ्योरी के तहत कह रहा है, ये बोलता है कि विशिष्ट वर्ग
का लोकतंत्र में होना जरूरी है या विशिष्ट वर्गों का लोकतंत्र में होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अच्छा विशिष्ट वर्ग लोकतंत्र में नहीं होगा तो लोकतंत्र विरोधी विशिष्ट वर्ग क्या कर लेंगे? जनता को गुमराह कर लेंगे और सिर्फ अपने इंटरेस्ट की ही पूर्ति करेंगे। तो यानी बहुत सारे विशिष्ट वर्गों का लोकतंत्र में होना ये सही मानता है। तो ये विशिष्ट वर्गों की जो अस्तित्व है उसको लोकतंत्र के लिए सही मानता है, क्योंकि ये बोलता है कि विशिष्ट वर्ग कहीं ना कहीं जो सही, क्योंकि ये नेतृत्व के लिए विशिष्ट वर्ग को जरूरी मानता है। ये बोलता है कि अगर सही विशिष्ट वर्ग नहीं होगा तो नेतृत्व सही से नहीं होगा, और अगर नेतृत्व सही से नहीं होगा और लोकतंत्र विरोधी विशिष्ट वर्ग क्या कर लेंगे? जनता को गुमराह कर लेंगे और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ क्या होगा? अन्याय की अवस्था पैदा होगी। तो इस तरीके की बात सार्टोरी करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। जो विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है उसके तहत हमने जिक्र किया विल्फ्रेड प्लेटो, गिटानो मोस्का, मिचेल्स, कार्ल मैनहाइम और सुम्पीटर, साथ ही साथ रेमंड ओरो और सार्टोरी। तो ये जो विचारक हैं जो कहीं ना कहीं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के जो विचारकों की आलोचक हैं वो सीबी मैकफरसन हैं। और सीबी मैकफरसन कहते हैं कि इनकी क्रिटिसिज्म करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र को विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ने मानवीय आकांक्षाओं के स्तर से गिरा करके बाजार संतुलन की प्रणाली में क्या कर दिया? स्थापित कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्रात्मक जो विशिष्ट वर्गीय जो लोकतंत्रात्मक सिद्धांत के जो विचारक हैं ये कहीं ना कहीं जनता और विशिष्ट वर्ग के बीच एक संतुलन मोल तोल की बात करते हैं। तो इसी आधार पर ये क्रिटिसिज्म करता है सीबी मैकफरसन। सीबी मैकफरसन बोलता है कि लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उसने मानवीय आकांक्षाओं को बाजार की व्यवस्था में सिमट करके उसको नीचे गिरा दिया है। यानी मानवीय आकांक्षाएं क्या है? उसमें नैतिकता है, सच्चाई है, ईमानदारी है। लेकिन सीबी मैकफरसन बोलता है कि यहाँ पे तोल और मोल का जो हिसाब है, जैसे हम मार्केट में करते हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर के कैलकुलेटिव होते हैं, इस प्रकार से इसने मानवीय आकांक्षाओं को बाजार स्तर पर खड़ा करके इसको मानवीय आकांक्षाओं से नीचे गिरा दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतवादी जो विचारक वो इसी प्रकार की तो बात कर रहे हैं कि विशिष्ट वर्ग होना चाहिए और जनता क्या करती है? उनको संतुलित करती है। तो ये मोल तोल वाली बात आ रही है ना। तो ये बोल रहा है कि ये बाजारवादी जो प्रणाली है उसमें धकेल रहा है। सीबी मैकफरसन बोल रहा है कि विशिष्ट वर्गीय जो विचारक हैं वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इन्होंने इस प्रकार की बात करके क्या कर दिया है? जो लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो बाजार मानवीय आकांक्षाओं के स्तर से नीचा गिरा करके बाजार प्रणाली में स्थापित कर दिया, यानी मोल तोल वाली प्रणाली में स्टेबल कर दिया। तो इस आधार पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये समझ में आ गया?